आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विथ ऋषि जाट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान डेस्क वर्क मॉडल पेपर 7। पेपर 7 माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 80 अंक, समय 3 घंटे 15 मिनट। खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करें। पहला, महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए किस आंदोलन का समर्थन किया था? खिलाफत आंदोलन का। सही उत्तर है ए, खिलाफत आंदोलन। प्रश्न 2, महात्मा गांधी ने जिस घटना के कारण असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया था वह थी चौरी चौरा में पुलिस के साथ हिंसक टकराव। सही उत्तर है ए, चौरी चौरा में पुलिस के साथ हिंसक टकराव के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। प्रश्न 3, ब्रिटेन की सरकार ने किसके दबाव में कॉरन लॉ को समाप्त किया था? उद्योगपतियों और शहरी निवासियों। सही उत्तर है ब, उद्योगपतियों और शहरी निवासियों के दबाव में। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम उद्योग। सही उत्तर है ए, एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। प्रश्न 5, मुद्रण संस्कृति ने किस क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची थी? फ्रांसीसी क्रांति। सही उत्तर ए, फ्रांसीसी क्रांति। प्रश्न 6, निम्न में से जो राजनीतिक दल का कार्य है वह है? ए, सरकारी अधिकारियों से सांठगांठ करना, ब, मंत्रियों व उद्योगपतियों के बीच सौदा तय करना, से चुनाव लड़ना, द, बिना चुनाव लड़े सरकार दबाव डालना। सही उत्तर है से, चुनाव लड़ना। राजनीतिक दलों का कार्य इन चार में से है चुनाव लड़ना। प्रश्न 7, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्ताव कहे जाते हैं? राजनीतिक सुधार। से, राजनीतिक सुधार। प्रश्न 8, वर्ष 2017 में देश में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी थी? सही उत्तर है ए, 7। 2017 के अनुसार 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दल 7 थे। प्रश्न 9, भारत में किस दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? 1960 के दशक में। सही उत्तर ए, 1960 के दशक में। प्रश्न 10, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है? ब, औपचारिक है, सहकारी समिति औपचारिक है, स्वयं सहायता समूह औपचारिक है, द, जमींदार अनौपचारिक संगठन है। सही उत्तर होगा द। प्रश्न 11, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट उद्योग। सही उत्तर है से, सीमेंट उद्योग। 12वां, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया जिस नाम से जानी जाती है वह है उदारीकरण की प्रक्रिया। सही उत्तर है ब, उदारीकरण की प्रक्रिया। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न रिक्त स्थानों में पहला प्रश्न, वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। यहाँ हैगा डोमिनियन स्टेट्स। तो वायसराय ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का गोलमाल सा ऐलान कर दिया। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और शक्तियों के बीच लड़ा गया। यह हैगा धुरी राष्ट्रों। द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों या केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया। यहाँ का केंद्रीय शक्तियाँ, यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे केंद्रीय शक्तियाँ। तीसरा रिक्त स्थान, सिर्फ पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। तो यहाँ आएगा जातिगत पहचान पर। सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। चौथा रिक्त स्थान, में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। पर्यावरण में गिरावट, यहाँ का पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं करते। तो यहाँ आएगा पर्यावरण। पांचवा रिक्त स्थान, आज 100 से भी अधिक देशों की 200 संस्थाओं की एक संरक्षण संस्था बन गया है, उपभोक्ता इंटरनेशनल।
आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से भी अधिक देशों की 200 संस्थाओं की एक संरक्षक संस्था बन गया है। छठा एक स्थान, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत है। यहाँ आएगा सहकारी समिति। सहकारी समिति बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। प्रश्न 3, अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दे। पहला, फतवा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अनिश्चय अथवा असमंजस की स्थिति में मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा को इस्लाम में फतवा कहा जाता है। प्रश्न 2, रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है? उत्तर, आधुनिक काल से पहले जिन मार्गों से चीनी रेशम पश्चिम के देशों में भेजा जाता था वे रेशम मार्ग कहलाते थे। तीसरा, मुंबई के उन 2 उद्योगपतियों के नाम लिखिए जिन्होंने 19वीं सदी में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित किया। उत्तर, पहला है दिनशा पेटिट, दूसरा जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, कावासाजी नानाभाई डाबर। प्रश्न 4, भूदान से क्या अभिप्राय है? उत्तर, भूमिहीन गरीब किसानों के लिए भूमि दान में देना भूदान कहलाता है। ये विनोबा भावे ने शुरू किया था। प्रश्न 5, भारत में अलवणीय जल के 2 स्रोत कौन से हैं? उत्तर, सतही अपवाह जल और भौमजल स्रोत। प्रश्न 6, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना क्या है? उत्तर, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना ग्रामीण सड़कों के विकास की एक योजना है जिसमें गांवों को पास की मुख्य सड़क से जोड़ा जाता है। प्रश्न 7, किस देश में आय की असमानता सबसे कम है? उत्तर, हंगरी में आय की असमानता सबसे कम है। प्रश्न 8, सरकार के बारे में जानकारी के लिए आपके पास कौन कौन से स्रोत है? कोई 2 लिखिए। पहला है नागरिकों का सूचना का अधिकार अधिनियम और दूसरा मीडिया समाचार पत्र। प्रश्न 9, लोकतांत्रिक सुधार किसे कहा जाता है? उत्तर, लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव लोकतांत्रिक सुधार कहे जाते हैं। प्रश्न 10, असंगठित क्षेत्र के कोई 2 दोष बताइए। उत्तर, श्रमिकों को नियमित रोजगार नहीं मिलता। 2, अवकाश व अन्य भत्ते नहीं मिलते। प्रश्न 11, वर्तमान में जीडीपी में योगदान की दृष्टि से भारत में किस क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है? उत्तर, तृतीय क्षेत्र की भूमिका। जीडीपी में योगदान में तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न 12, शिशु मृत्यु दर का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। खंड ब, लघुतरात्मक प्रश्न 4 से 16 तक, शब्द सीमा 50 शब्द। प्रश्न 4, उदारवादी राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय था? उत्तर, उदारवादी राष्ट्रवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा कानूनों के सामने सबकी बराबरी। उदारवादी राष्ट्रवाद निरंकुश शासन का विरोध करता था तथा शासकों एवं पादरियों के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का समर्थक था। उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। प्रश्न 5, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर क्या प्रभाव पड़े? उत्तर, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी के भारत पर प्रभाव। पहला, 1928 से 1934 के बीच भारत के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। 2, भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। 3, कच्चे पटसन की कीमतों में भारी गिरावट से किसानों की दशा दयनीय हो गई। वे कर्ज में डूब गए और उनका जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया। प्रश्न 6, संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने हेतु 2 सुझाव दीजिए। उत्तर, पहला, संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने हेतु उनके संरक्षण की परियोजनाएं बाघ संरक्षण परियोजनाओं की तरह बनाई जाए। 2, उनके शिकार और व्यापार पर संपूर्ण प्रतिबंध लगाकर उन्हें कानूनी संरक्षण दिया जाए तथा उसे कठोरता से क्रियान्वित किया जाए।
प्रश्न 7, राजस्थान के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? उत्तर, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, जिसमें भूमि की सिंचाई की जा सके तथा संरक्षित जल को कृषि के काम में प्रयुक्त किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खड़ीन तथा एक अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। पीने के पानी के लिए टांका बनाकर वर्षा जल को संग्रहित किया जाता है। प्रश्न 8, जूट के उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियां व जूट का उपयोग बताइए। उत्तर, जूट के उत्पादन की परिस्थितियां, तापमान, जूट की वृद्धि के लिए नमी युक्त उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। 24 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस जूट की खेती के लिए आदर्श तापमान होता है। मृदा, जूट की खेती के लिए बाढ़ के मैदानों की जल निकास वाली जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी आदर्श होती है। वर्षा, 200 सेमी से अधिक वर्षा, नदी के समीप बाढ़ युक्त मैदान। जूट का उपयोग, जूट का उपयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे व दस्तकारी की वस्तुओं के निर्माण में होता है। प्रश्न 9, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उसका आर्थिक बैरोमीटर क्यों कहा जाता है? उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो मुख्य घटक होते हैं, आयात और निर्यात। जिस देश के निर्यात आयात की अपेक्षा जितने अधिक होंगे उसे विदेशी मुद्रा भी उतनी ही अधिक प्राप्त होगी तथा देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता चला जाएगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। प्रश्न 10, बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है? उस एक देश का नाम बताइए जहां बहुसंख्यकवाद है। उत्तर, बहुसंख्यकवाद का तात्पर्य बहुसंख्यक समुदाय को देश में मनचाहे ढंग से शासन करने का अधिकार देने से है। इसमें बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करते हैं, अर्थात अल्पसंख्यकों को किसी भी तरह का संरक्षण प्राप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद की स्थिति को देखने को मिलती है, जहां सिंहलियों का वर्चस्व है। प्रश्न 11, सरकार का कैसा दृष्टिकोण देश के लिए सामाजिक विभाजन का खतरा नहीं बनता? उत्तर, यदि शासन सत्ता में साझेदारी करने को तैयार हो और अल्पसंख्यकों को उचित मांगों को ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करता है तो यह दृष्टिकोण देश के सामाजिक विभाजन का खतरा नहीं बनता। प्रश्न 12, नेपाल में 2006 का लोकतंत्र का आंदोलन क्यों किया गया? उत्तर, सन 2005 में नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार नहीं किया तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। फलतः 2006 में पुनः लोकतंत्र की स्थापना के लिए नेपाल में राजनीतिक दलों द्वारा लोकतंत्र का आंदोलन किया गया। प्रश्न 13, विकास के अंतर्गत सामान्यतः लोग किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं? उत्तर, विकास के अंतर्गत सामान्यतः सभी व्यक्ति अपनी आय को अधिकतम करना चाहते हैं। साथ ही लोग समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा तथा दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। लोग जीवन हेतु आवश्यक भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं को पाना चाहते हैं। प्रश्न 14, भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। उत्तर, प्राथमिक या कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाने चाहिए ताकि अल्प बेरोजगारी दूर हो सके। 2, देश में आधारभूत संरचना जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि का विकास किया जाना चाहिए ताकि कृषि एवं उद्योगों का विकास किया जा सके। प्रश्न 15, आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक ऋणों का हिस्सा अधिक क्यों होता है? उत्तर, अमीर परिवारों के पास ऋण लेने हेतु समर्थक ऋणाधार होता है तथा इन परिवारों की ऋण चुकाने की क्षमता भी अधिक होती है, अतः उन्हें आसानी से ऋण मिल जाता है, जबकि गरीब परिवारों के पास समर्थक ऋणाधार प्राय नहीं होता तथा उनकी ऋण चुकाने की क्षमता भी कम होती है। प्रश्न 16, उपभोक्ता के चुनने के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपभोक्ता का चुनने का अधिकार किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह किसी भी आयु एवं लिंग का हो तथा किसी भी प्रकार की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए
हमेशा चयन का अधिकार होता है। खंड से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 17 से 20। शब्द सीमा है 100 शब्द। प्रश्न 17, 1930 के दशक में यूरोपवासियों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उत्तर 17, 19वीं सदी में यूरोपवासियों को निम्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला, 19वीं शताब्दी के प्रथम भाग में संपूर्ण यूरोप में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई। अधिकांश देशों में नौकरी की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त जनसंख्या शहर जाकर गरीब बस्तियों में रहने लगी। दूसरा, नगरों के लघु उत्पादकों को प्राय इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। इस कारण लघु उद्योग चौपट हो रहे थे। 3, यूरोप के जिन देशों में कुलीन वर्ग सत्तारूढ़ था वहाँ कृषकों की दशा शोचनीय थी। वे सामंती शुल्कों के भार तले दबे थे। खाने पीने की वस्तुओं के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने के कारण शहरों और गांवों में गरीबी फैल जाती थी। प्रश्न 18, मनुष्यों द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई बताइए। उत्तर 18, मनुष्यों द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हुई। पहली है कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास। दूसरा, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया। तीसरा, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकीय संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीकरण, तापमान, ओजोन परत क्षरण आदि। प्रश्न 19, भारत में औरतों के साथ असमान व्यवहार की समस्या के निपटारे के लिए नारीवादी समूह किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं? उत्तर, नारीवादी समूह का निष्कर्ष, भारत में पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ानी आवश्यक है। इसी के चलते महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। प्रश्न 20, आयात पर कर को व्यापार अवरोधक के रूप में क्यों जाना जाता है और स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार तथा विदेशी निवेशों पर प्रतिबंध क्यों लगाया? 3 कारण दीजिए। उत्तर, आयात पर कर को व्यापार अवरोधों के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इससे सरकार विदेशी व्यापार पर कुछ प्रतिबंध लगाकर उसे नियमित करती है, जिससे विदेशी व्यापार सीमित हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार व निवेश पर प्रतिबंध लगाने के कारण पहला, देश के छोटे उद्योगपतियों को प्रतियोगिता से बचाने हेतु ताकि वे अपना पर्याप्त विकास कर सके एवं उनका पतन न हो। दूसरा, विदेशी कंपनियां अच्छी गुणवत्ता के साथ साथ कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराती थी, जबकि भारतीय कंपनियों के लिए ऐसा करना कठिन था। तीसरा, भारतीय उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए। अब आगे खंड द निबंधात्मक प्रश्न 21 से 22, शब्द सीमा 250 शब्द। प्रश्न 21, कल्पना कीजिए कि आप सिविल अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिला है। बताइए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता है। उत्तर, सिविल अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की रूप में भाग लेने पर मेरे अनुभव। पहला, महिलाओं द्वारा आंदोलन में भाग लेना। गांधी जी के इस सत्याग्रह आंदोलन के समय बड़ी संख्या में स्त्रियां उनकी बातें सुनने के लिए अपने घरों से बाहर आ जाती थी। दूसरा, औपनिवेशिक कानूनों का विरोध करना और जेल जाना। उस समय हम महिलाओं में बड़ा जोश था। मैंने अन्य महिलाओं के साथ अनेक जुलूसों में भाग लिया, नमक बना कर नमक कानून तोड़ा,
विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकानों पर धरना दिया। सरकार ने दमनकारी नीति अपनाते हुए अनेक महिलाओं को गिरफ्तार कर जेलों में भेज दिया। हमें जेल जाते समय तनिक भी डर नहीं लगा और हंसते हंसते हमने अपने आप को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया। तीसरा, शहरी क्षेत्रों में उच्च जाति के महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवार की महिलाओं का सक्रिय होना। इस आंदोलन में मैंने यह भी अनुभव किया कि शहरी क्षेत्रों में अधिकतर उच्च जातियों की महिलाएं आंदोलन में सक्रिय थी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग ले रही थी। चौथा, राष्ट्र की सेवा करने की प्रेरणा। गांधी जी के आह्वान पर हम महिलाओं को राष्ट्र की सेवा करने की प्रेरणा मिली। मैंने अनुभव किया कि मेरा कार्य केवल घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ एवं अच्छी पत्नी की भूमिका निभाना ही नहीं बल्कि राष्ट्र की सेवा करना भी है। प्रश्न 21 का अथवा है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान किया? उत्तर, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में प्रथम विश्व युद्ध के योगदान का वर्णन। पहला है करों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस खर्च की पूर्ति के लिए सरकार ने करों में वृद्धि कर दी, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया तथा आय कर नामक एक अन्य नया कर भी लगा दिया। इससे भारतीयों में घोर असंतोष उत्पन्न हुआ जिसने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। दूसरा, मूल्यों में वृद्धि। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कीमतें लगभग दोगुना हो चुकी थी। चढ़ते हुए मूल्य के कारण जनसाधारण की कठिनाइयां बढ़ गई और उन्हें जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो रहा था। ऐसे में राष्ट्रवादी भावना पनपी। तीसरा, सैनिकों की जबरन भर्ती। प्रथम विश्व युद्ध में गांवों में भारतीय नाविकों को सेना में जबरदस्ती भर्ती किया गया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश व्याप्त था। चौथा, दुर्भिक्ष और महामारी का प्रकोप। 1918-19 तथा 2020-21 में देश में खाद्यान्न पदार्थों की भारी कमी हो गई। इसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। दुर्भिक्ष तथा महामारी के कारण 120 से 130 लाख भारतीयों के मौत के मुंह में चले गए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने संकटग्रस्त भारतीयों की कोई सहायता नहीं की। पांचवा, जनता की आकांक्षाएं पूरी न होना। भारतीयों को आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात उनके कष्टों और कठिनाइयों का अंत हो जाएगा, परंतु उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। इसी कारण भी भारतीयों में घोर असंतोष व्याप्ता। इसने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। 22, संघीय शासन व्यवस्था से क्या आशय है? भारतीय संघवाद के क्रियान्वयन या नीतियों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संघीय शासन व्यवस्था से आशय, संघीय शासन व्यवस्था में प्राय 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इनमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। दूसरे स्तर पर प्रांतों या इकाइयों की सरकारें होती हैं जो स्थानीय महत्व के विषयों के कामकाज को देखती है। दोनों को विषयों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है, इसलिए दोनों स्तरों की सरकारें अपने कार्य स्वतंत्र रूप से करती है। बाद में स्थानीय प्रशासन के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर स्थानीय स्वशासन भी जोड़ा गया। भारतीय संघवाद की क्रियान्वयन संबंधी नीतियाँ। भारतीय संघवाद की क्रियान्वयन संबंधी नीतियाँ। पहली, भाषाई राज्यों का गठन। स्वतंत्रता के बाद 1956 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू कर कई राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया, जैसे नागालैंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड आदि। भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। दूसरा, भाषा नीति। भारत एक बहुभाषी देश है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हर एक राज्य अपनी भाषा तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, लेकिन गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग पर अंग्रेजी का भी प्रयोग जारी रखा गया है। 3, केंद्र राज्य संबंध। संघवाद के लिए आवश्यक है कि केंद्र और राज्यों के अच्छे रिश्ते रहें। 1990 के बाद केंद्र में बनी गठबंधन सरकारों से सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी है। प्रश्न 22 का अथवा भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रथम, त्रिस्तरीय सरकार।
भारतीय संविधान में मूल रूप से 2 स्तर की शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। प्रथम संघ या केंद्र सरकार, दूसरी राज्य सरकारें। बाद में स्थानीय शासन की संस्थाओं, पंचायतों और नगर पालिकाओं रूप में एक तीसरे स्तर की संविधान में मान्यता दी गई। दूसरा, शक्तियों का विभाजन। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 सूचियों के द्वारा विभाजित किया गया है। यह है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। चौथा, अवशिष्ट विषय, शेष विषय केंद्र सरकार को प्रदान किए गए हैं। 3, कुछ राज्यों की विशेष शक्तियां भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अपने विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। चौथा, संविधान की सर्वोच्चता। केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा किए गए सत्ता के बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। 5वां, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र तथा सर्वोच्च है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने पर उसका फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। प्रश्न 23, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। पहला है पनकी, दूसरा हरदुआगंज, तीसरा परीक्षा, चौथा है कोरबा। यानी ए में पनकी, ब हरदुआगंज, स परीक्षा, द कोरबा। इसका अथवा में हजारीबाग, गोवा, जगदीशपुर और उड़ीसा की झारखंड लोएस्क पेटी। उड़ीसा झारखंड की लोएस्क पेटी। अब देखते हैं इसका उत्तर। में प्रथम इनमें दिखाना है में पनकी, हरदुआगंज, परीक्षा और कोरबा। तो सबसे पहले देखते हैं पनकी। पनकी कहाँ है? यूपी में। और यूपी में ये यहाँ स्थित है। देखो दिल्ली से भी नीचे यहाँ पनकी है। यहाँ पनकी दिखा देते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो गया पनकी। दूसरा है हरदुआगंज। हरदुआगंज दो है, ये दिल्ली के ठीक दक्षिण में। तो ये दिल्ली, यहाँ दिल्ली है, दिल्ली के पास यहाँ स्थित है हरदुआगंज। ये कर दिया हमने यहाँ हरदुआगंज, आगरा के जस्ट आगे। फिर है परीक्षा। परीक्षा ये भी यूपी में पड़ता है और यूपी में नीचे की तरफ जो बुंदेलखंड है उसके पास में, ये बुंदेलखंड के पास ये परीक्षा हो गया, यहाँ स्थित है बुंदेलखंड के पास। अगला कोरबा। कोरबा पता है आपको छत्तीसगढ़ में। तो कोरबा छत्तीसगढ़ में, ये यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थित है कोरबा। ये छत्तीसगढ़ में हमने कोरबा दिखा दिया। इस तरह ये चारों स्थान हो गए, पनकी, हरदुआगंज, परीक्षा और कोरबा। अब अगला में इसमें हमें हजारीबाग, गोवा, जगदीशपुर और उड़ीसा झारखंड की लोएस्ट पेटी दिखानी है। तो हजारीबाग झारखंड में स्थित है। कहाँ है? झारखंड में। और ये झारखंड, और झारखंड में ये यहाँ स्थित है हजारीबाग। ये हमने यहाँ हजारीबाग दिखा दिया। दूसरा गोवा। गोवा को पता है जो पूरा पश्चिमी तट है भारत का, ये है। इसके ठीक मध्य भाग में यहाँ स्थित है गोवा। यहाँ हमने गोवा भर दिया। जगदीशपुर ये लखनऊ के पास, जो भारत की तेल पाइपलाइन यहाँ तक जाती है, तो ये लखनऊ के पास यहाँ स्थित है। ये लखनऊ के पास यहाँ स्थित है जगदीशपुर। फिर अगला द उड़ीसा झारखंड की लोएस्ट पेटी, और ये उड़ीसा और झारखंड में यहाँ स्थित है। ये उड़ीसा झारखंड की लोएस्ट पेटी। तो इस तरह ये सारे भाग हमने इसमें दिखा दिए। ये दूसरा मैप भी हमारा
पूरा हुआ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।